वेलकम यू ऑल ऑन एईसी यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का वापस से स्वागत है एईसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपनी आईक्यू सीरीज लेके चल रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। और इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में मैं जो है सब्जेक्ट जो डील कर रहा हूँ दैट इज जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। ये आपका सीक्वेंशियली मैं जो भी क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके अपकमिंग जो भी एग्जाम है सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड उसमें काम में आएंगे। तो आई होप आप लोग इन क्वेश्चंस को जो है एंजॉय कर रहे हैं। अब इसी में ये पार्ट नंबर 3 है कंसोलिडेशन का। मैंने कल की क्लास में भी आपको कंसोलिडेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताए थे। आज की क्लास में हम थोड़े और न्यूमेरिकल बेस्ड जो हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ आपके लिए बेसिक अनाउंसमेंट हैं। और ये बेसिक अनाउंसमेंट जो हैं वो ये है कि जो बच्चे अपनी ऑफलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं एई या जेई की, तो आप जुड़ सकते हैं हमसे ऑफलाइन भोपाल सेंटर के माध्यम से। बोर्ड पे आपके पास ये नंबर दिया हुआ है, आप चाहें तो कभी भी इस नंबर पे कॉल करके रिगार्डिंग बैच इन्फॉर्मेशन और कोई भी डाउट है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो बैचेस रहेंगे वो आपके बाइलिंगुअल रहेंगे। बाइलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। और ब्रांच आपको दिख रही है सिविल मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो बच्चे ऑफलाइन नहीं जुड़ पा रहे हैं तो वो जुड़ लें हमसे ऑनलाइन माध्यम से। ऑनलाइन के लिए आपको क्या करना है, हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। अब इस ऐप का जो मेन फीचर्स है या बेनिफिट बोल लो आप, तो इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल जाती हैं। आपको इसमें अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाएगी तो आपको उसका रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। प्लस एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है हम लोगों ने, दिस इज द रिवीजन कोर्स। रिवीजन कोर्स का मतलब क्या है कि इसमें आपके लिए एक बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में आप कंप्लीट जो आपका सब्जेक्ट है उसको आप प्रॉपर तरीके से जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। तो आई होप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कोर्स है, अगर आप चाहें तो इसको एक बार आजमा के देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको इसमें जो है वो फ्री मटेरियल मिल जाता है, आपको स्टडी मटेरियल जिसके ऊपर आपको कोई चार्ज नहीं लगेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस ऐप को डाउनलोड कैसे करें, तो दो ऑप्शन है। या तो आप डायरेक्टली इस नेम को लिख लीजिए और डायरेक्टली अपने प्ले स्टोर या गूगल ऐप एप्पल स्टोर के ऊपर आप इसको सर्च करेंगे तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। वहीं पे आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहें तो इन क्यूआर कोड को स्कैन कर लें, तो भी आप इस ऐप को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन के ऊपर। आज जो मैं लेके आया हूँ वो बेसिकली आपके मिक्स टाइप के क्वेश्चन है। टाइम रेट कंसोलिडेशन का मेन फोकस है इसमें। लेकिन आज जो मैंने क्वेश्चंस रखे हैं वो उसमें मैंने न्यूमेरिकल जो टाइप के क्वेश्चन है वो ज्यादा रखे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है आपका टोटल सेटलमेंट से रिलेटेड। जरा पढ़ो इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है कि ए अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल वाज टेकन फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्ले लेयर दैट इज 1.5 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल एज शोन इन द फिगर। तो एक यहाँ पे एक फिगर देना पड़ेगा मुझे, तब ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो मान लो आ, 1 2 3। सो क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ए अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल ऑफ क्ले वाज टेकन फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्लेयर व्हिच इज फाउंड 1.5 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। तो लेट अस सपोज से ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। और बोल रहा है कि आपके मिडल ऑफ द क्ले लेयर, मतलब ये आपकी क्ले लेयर है, ऊपर आई थिंक आपकी सैंड लेयर है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये है फिगर। नाउ द वाटर टेबल वाज एट द टॉप ऑफ द क्ले लेयर। सो टॉप ऑफ द क्ले लेयर आपके पास ये है। सो वाटर टेबल जो है यहाँ पे दिस इज एट द टॉप ऑफ द क्ले लेयर, दिस इज द वाटर टेबल। इसके अलावा क्या बोल रहा है कि लेबोरेटरी जो सैंपल है उनके जो रिजल्ट हैं आपके पास वो दिए हुए हैं क्या, कि जो नेचुरल वाटर कंटेंट है वो है आपका 25%। प्री कंसोलिडेशन प्रेशर जो है 60 किलो पास्कल। कॉम्प्रेशन इंडेक्स दैट इज द सीसी की वैल्यू आपको दे रखी है 0.50। रिकॉम्प्रेशन दैट इज सीआर की वैल्यू आपको दे रखी है 0.05। स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है क्ले की। बल्क यूनिट वेट ऑफ दी सैंड जो कि 1 मीटर हाइट की सैंड है उसको आपको दे रखा है इसने 17 किलो न्यूटन। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है एक कॉम्पैक्टेड फिल ऑफ 2.5 मीटर हाइट। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि एक यहाँ पे आपने जो है वो एक कॉम्पैक्टेड फिल यहाँ पे इस तरीके से एक एम्बैकमेंट बना के रखा है। और इस एम्बैकमेंट का जो आपके पास सॉइल का जो सरचार्ज लोड आ रहा है इसके ऊपर,
ये सरचार्ज लोड की आपको वैल्यू इसने दे रखी है, कितनी है ये आपको निकालना है उस, क्योंकि उसने हाइट दे रखी है आपको 2.5 मीटर का आपके पास क्या है, कॉम्पैक्टेड फिल है। सो एक कॉम्पैक्टेड फिल ऑफ द हाइट ऑफ दिस 2.5 मीटर, 2.5 मीटर इसका हाइट है। और साथ ही साथ उसने आपको ये दे रखा है कि इसका जो यूनिट वेट है वो आपके पास कितना है, दिस इज द 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, इज प्लेस्ड एट द ग्राउंड लेवल, दिख रहा है फिगर के अंदर। नाउ यूनिट वेट आपको अज्यूम करनी है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना ये है कि भैया अल्टीमेट सेटलमेंट कितना होगा। तो पूरा क्वेश्चन क्या है वापस से रीड कर लो एक बार, कि एक सैंपल ऑफ द सॉइल जो है वो मिडल ऑफ द क्ले लेयर से निकाल रहे हो आप, और उसके अंदर आपको कुछ प्रॉपर्टी दे रखी हैं, वो प्रॉपर्टी आपके लिए कुछ इस प्रकार से दे रखी हैं। साथ ही साथ आपको एक सरचार्ज लोड गिवन है, सरचार्ज लोड की हाइट गिवन है 2.5 मीटर, उसकी यूनिट वेट गिवन है। आपसे पूछा है कि इस सेंटर टू सेंटर ऑफ द क्ले लेयर के ऊपर कितना अल्टीमेट सेटलमेंट होगा। कैसे निकालोगे सेंटर लेयर के ऊपर, सबसे पहला पॉइंट, जब भी आपसे कभी भी सेटलमेंट पूछा जाता है, प्राइमरी सेटलमेंट पूछ रहा है यहाँ पे, तो ध्यान रखेंगे आप हमेशा, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं भी है तो भी आपको कहां पे निकालना है, हमेशा सेंटर ऑफ दी क्ले लेयर पे निकल के आता है, पहला कंसेप्ट। दूसरा पॉइंट ये है कि भैया अगर उसने सीसी और सीआर दोनों दे रखा है तो अब आपको दोनों के कारण सेटलमेंट लेना है, ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ सीसी यूज करके सेटलमेंट निकाल लोगे, एरर आएगा क्वेश्चन के अंदर। तो आपको सीआर करके, सीआर का भी यूज करके आपको सेटलमेंट निकालना है, और आपको सीसी का यूज करके भी सेटलमेंट निकालना है। अब पॉइंट ये है कि अगर मुझे अल्टीमेट सेटलमेंट चाहिए तो मुझे उसको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है अल्टीमेट सेटलमेंट का, फॉर्मूला होता है डेल्टा एच विल बी इक्वल टू, अगर मैं दोनों के कारण सेटलमेंट ले रहा हूं तो मैं लिखूंगा सी आर एच 1 प्लस ई नॉट लॉग बेस 10 सिग्मा 1 इफेक्टिव अपॉन में इनिशियल सिग्मा नॉट प्लस सी सी एच नॉट अपॉन में 1 प्लस ई जीरो लॉग बेस 10 सिग्मा 2 इफेक्टिव अपॉन में सिग्मा 1 इफेक्टिव। अब ये क्या लिख दिया है मैंने, ये अभी समझ में आएगा जब मैं आपको प्लॉट करके दिखाऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा प्लॉट करके ही सॉल्व करना चाहिए। क्या मतलब है, क्योंकि यहां पे जो रेशियो गलत हुआ वहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मेन पॉइंट इसमें सिग्मा इनिशियल, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इफेक्टिव, ये क्या है इसको आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। अब देखो इस पूरे कहानी के अंदर मुझे यहाँ पे थिकनेस निकालनी पड़ेगी। अच्छा, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं इसमें आपको एक बेसिक रूल बता रहा हूं। बेसिक रूल क्या होता है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करनी है कि आपके पास टोटल थिकनेस कितनी है। टोटल थिकनेस कितनी दिख रही है कंप्रेसिबल लेयर की, 1 मीटर। एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 मीटर। सेकंड कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है कि भैया तुमको सेंटर टू सेंटर ऑफ क्ले लेयर चाहिए है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका सरचार्ज है उसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन कहां तक होगा, इस डॉटेड लाइन तक लेके चलोगे। कहने का मतलब पूरी की पूरी क्ले लेयर के नीचे मत कर देना इसका डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कंसेप्ट कि भैया अब इस सरचार्ज लोड जो आपको दिख रहा है इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो इसका निकालने का सिंपल तरीका ये है कि जितनी उसकी हाइट है, जितना उसका यूनिट वेट है, उसको सीधा एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, ये तीसरा आपके पास रूल है। और चौथा रूल ये है कि अगर आपको सीसी सीआर गिवन है तो दोनों को ऐड करके आपको अल्टीमेट सेटलमेंट निकालना है। अब देखो इसमें आपको एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो यहां पे आपको सी आर गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आपको सीसी वैल्यू गिवन है, एच की वैल्यू मैंने आपको बता दी। ये आपके पास कंप्रेसिबल लेयर जो है क्ले, उसकी हाइट कितनी है, 1 मीटर है। अब आपको चाहिए यहाँ पे क्या, एक तो वैल्यू सिग्मा इफेक्टिव की, और दूसरा आपको चाहिए क्या, वैल्यू ऑफ वॉइड रेशियो की। अब वॉइड रेशियो के लिए आपको देखो उसने दे रखा है यहाँ पे कुछ डेटा। क्या डेटा दे रखा है कि भैया स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर आप यहाँ पे देखें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, और चूंकि सैचुरेटेड सॉइल है तो आपके पास एस की वैल्यू भी पता है। तो अगर हम एस इक्वल टू डब्ल्यू जी लगा दें तो शायद मुझे इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी ई की। हाँ, वही लगा सकते हैं। तो अगर मुझे ई चाहिए है कंप्रेसिबल लेयर का, इसमें वॉइड रेशियो ई चाहिए, तो आपके पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन तो 1 है, और नेचुरल वाटर कंटेंट उसने आपको कितना दे रखा है क्ले लेयर का, 25%। तो आपको डब्ल्यू की भी वैल्यू पता है कितना है, 0.25। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आपको शायद क्ले की दे रखी है 2.70। तो जी की वैल्यू भी आपको दे रखी है 2.70। तो क्या आप ई की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। कैसे, देखो अगले पेज पे। तो हम लगाएंगे ई एस इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी, ई एस इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। तो एस की वैल्यू 1, ई चाहिए है, वाटर कंटेंट 0.25% है, और जी का वैल्यू है 2.70। तो ई का वैल्यू निकाल लो यहां से कितना आ रहा है,
तो हमारा ई का वैल्यू आ जाएगा 2.70 इंटू 0.25। इसका मतलब 0.675 तो मेरे पास इनिशियल वॉइड रेशियो मिल गया। 0.675 हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे वॉइड रेशियो निकल के आ गया। मैं पहले इसको एक ब्रेक कर लूँ यहाँ पे, क्योंकि फिर नहीं तो बनता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या है, तो पहला हमारे पास मिल गया ये रिलेशन। दूसरा मेरे को क्या चाहिए है, अभी इसमें सबमर्ज यूनिट वेट भी निकालना पड़ेगा, तो मैं पहले सबमर्ज यूनिट वेट और निकाल ले रहा हूं। तो गामा सबमर्ज ऑफ क्ले क्या होगा, क्योंकि अभी अफेक्टिव स्ट्रेस निकालनी पड़ेगी ना, तो वहां पे काम में आएगा। तो G माइनस वन अपॉन में 1 प्लस ई इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो और गामा सबमर्ज क्ले की निकाल के बताओ। तो गामा सबमर्ज ऑफ क्ले अगर हम यहाँ पे डालें, जी की वैल्यू 2.7 माइनस 1 इट इज दी 1.7 विच इज डिवाइडेड बाय 1.675 इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर जो कि उसने बोला है 10, तो 10.15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि इफेक्टिव स्ट्रेसेस चाहिए। अब देखो, इफेक्टिव स्ट्रेस जब आप यहाँ पे सॉल्व करते हो तो क्या करना रहता है, आप सबसे अच्छा ये है कि एक कर्व बना लो। कर्व का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि कंसोलिडेशन कर्व कुछ इस तरीके से होता है। ऊपर वाला आपका ओसी पोर्शन होता है और नीचे वाला आपका कौन सा होता है, जो वर्जिन कंप्रेशन लाइन है, वो फॉर दी एनसी सॉइल के लिए। और इस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ प्री कंसोलिडेशन प्रेशर, दैट इज सिग्मा सी। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर ये है कि जो आपकी इनिशियल स्ट्रेस है दिस इज दी सिग्मा नॉट, और जो आपकी फाइनल स्ट्रेस पहुंच गई है वो है आपकी सिग्मा 2। इसका मतलब ये आपकी इनिशियल स्ट्रेस निकल के आएगी, इसमें कुछ ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे, डेल्टा इफेक्टिव सिग्मा, तो ये आपको क्या दे देगी, दिस विल गिव यू दी सिग्मा इफेक्टिव 2। अब मैंने आपको यह बताया कि भैया जब ओसी फाइल में लिखोगे तो आपको क्या लिखाना है, यहां पे स्लोप ही तो लिखना है, तो सिग्मा सी अपॉन में सिग्मा नॉट, इसी को मैंने क्या बोल दिया, और सिग्मा 1। और जब आप एनसी सॉइल के लिए लिखोगे तो आगे वाली वैल्यू डिवाइड में पीछे वाली वैल्यू, दैट इज सिग्मा 2 इफेक्टिव अपॉन में सिग्मा सी इफेक्टिव। तो ये चीज मैंने आपको पीछे लिखी हुई है, ये देखो ये वही चीज लिखी हुई है कि जब हम ओसी सॉइल के लिए यूज कर रहे हैं तो हमारे पास आगे वाली वैल्यू कौन सी है, सिग्मा सी अपॉन में सिग्मा नॉट, और जब हम उसके और आगे वाली वैल्यू यूज कर रहे हैं तो सिग्मा इफेक्टिव 2 अपॉन में सिग्मा 1, या इसी को हम बोल देते हैं सिग्मा इफेक्टिव कंसोलिडेशन या प्री कंसोलिडेशन वैल्यू। आया समझ में। तो इस तरीके से ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो कि आप लोग कर सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन को उठाया है। नाउ चलो चेक करेंगे अब अपन यहां से वैल्यूज को निकालना। सबसे पहली चीज तो मेरे को प्री कंसोलिडेशन प्रेशर गिवन है, इसका मतलब मेरे को सिग्मा सी की वैल्यू ऑलरेडी पता है। तो मेरे पास सिग्मा सी की वैल्यू नोन है, कितनी वैल्यू है इसको यहाँ पे मार्क कर दे रहा है, मैं व्हाइट अक्षर से इसको मार्क कर रहा हूं। तो सिग्मा सी मेरे को गिवन है यहाँ पे 60 किलो पास्कल। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को चाहिए है सिग्मा इफेक्टिव इनिशियल। इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस का मतलब क्या है, ये बिकॉज ऑफ दी टोटल जो आपकी सॉइल है सेंटर ऑफ दी क्ले लेयर पे सॉइल के ओवरबर्डन के कारण। कहने का मतलब अगर आपको मैं इस पे फिगर पे समझाऊं तो आपको क्या निकालना है, इसके अंदर आपको निकालना है कि आपकी जो क्ले लेयर है इस सेंटर के ऊपर इस सॉइल के कारण, इस पर्टिकुलर सॉइल के कारण कितना इसके ऊपर इफेक्टिव ओवरबर्डन आ रहा है। कैसे निकालोगे भैया, 1 मीटर सैंड के कारण और 0.5 मीटर किसके कारण, गामा सबमर्ज ऑफ क्ले। मैंने बोला था गामा सबमर्ज चाहिए, तो अगर मुझे सिग्मा इफेक्टिव इनिशियल चाहिए बिकॉज ऑफ सॉइल के कारण, तो मैं क्या करूंगा, 1 इंटू गामा ऑफ दी सैंड प्लस 0.5 गामा सबमर्ज ऑफ दी क्ले। रीजन क्या है, वाटर टेबल के नीचे आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस है, उसके ऊपर जो भी उसका बल्क यूनिट वेट है। तो इनिशियल वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। इनिशियल वैल्यू कितना आ जाएगा, सो अवर सिग्मा नॉट विल बी इक्वल टू 1 इंटू गामा ऑफ सैंड कितना, आई थिंक 17 गिवन है, सो गामा ऑफ दी सैंड इज 17 प्लस गामा समर चाहिए मुझे क्ले का जो कि मेरे पास ये है, तो 0.5 इंटू 10.15। तो इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आ रहा है, 17 और 10.5 प्लस 17, तो ये आ जाएगा आपका 22.075, 22.075 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। देखो ये वैल्यू कम निकल के आ रही, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हमारे पास आ गई 22.075। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए, डेल्टा सिग्मा, और डेल्टा सिग्मा आपको कौन देगा, डेल्टा सिग्मा देगा भैया आपका ये वाला पोर्शन, कि जो आपका ऊपर से सरचार्ज लोड लग रहा है उसके कारण कितनी इफेक्टिव स्ट्रेस आ रही है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्टली 2.5 का मेरे पास क्या है, हाइट है,
यूनिट इसका मैंने एरिया क्या कंसीडर कर लिया, लेट अस सपोज से 1 मीटर स्क्वायर है, तो अगर मैं वॉल्यूम को यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मुझे किलो न्यूटन में आपको स्ट्रेस नहीं मिल जाएगी? तो सरचार्ज दैट इज द डेल्टा सिग्मा इफेक्टिव वैल्यू जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर दो, सरचार्ज वेट दैट इज 20 किलो न्यूटन। तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, इसका मतलब 5/2, इसका मतलब 50 आ जाएगा आई थिंक। तो 2.5 गुने 5, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 50 किलो न्यूटन। ठीक है, आया समझ में? इसका मतलब मेरे पास अब जो डेल्टा सिग्मा वैल्यू है वो आई 50 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो इसको, क्योंकि अगर आप एरिया से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो। देन डेल्टा सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जस्ट ऐड कर दो 50 को इस 50 को इस 22 के साथ, दैट इज द 72.075। ठीक, सारी वैल्यूज मिल गई। अब उठा के क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो पीछे वाले इसमें, तो निकाल लेंगे। अब यहां से क्या आ रहा है जरा देखो, यहाँ पे डेल्टा एच। सो अब डेल्टा एच यहीं पे मैं कर दे रहा हूं इसको सॉल्व। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा डेल्टा एच हो जाएगा, सी आर की वैल्यू कितनी है 0.05, देखो 1/10 है, देखो सी आर इज दी 1/10 ऑफ सी सी। 0.05 एच की वैल्यू 1 मीटर, 1 प्लस 0.675। लॉग के अंदर देखना भाई वैल्यू के लिए कितना रखेंगे, 60 अपॉन में 22.075 प्लस सी सी इज 0.5 इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस 0.675 लॉग बेस 10 कितना 72.075 अपॉन में सिग्मा नॉट 0.75। समझ में आया ये क्या लिखा है, सी सी एच अपॉन में 1 प्लस ई नॉट लॉग बेस 10 डेल्टा सिग्मा इफेक्टिव, इफेक्टिव स्ट्रेस बिकॉज ऑफ ओवरबर्डन, इफेक्टिव स्ट्रेस इनिशियल। तो यही लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व करेंगे और डेल्टा एच की टोटल वैल्यू निकाल के बताएंगे। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो मैं ही सॉल्व कर दे रहा हूँ, 60 अपॉन में 22.075 इसका लॉग लिया, मल्टीप्लाई किया 0.05 इंटू 1, मीटर्स में चल रहा है ना ये सारा सब कुछ, 1.75। इसको एमएम में देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका, आगे वाला आ रहा है 12.96। 0.75 22.075 log 0.51 अपॉन में 1.675 को 1000 लेके चलेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे मिस्टेक आ रहा है थोड़ा सा, 72.075 अपॉन में दिस log 0.5 इंटू 1 1.675 इंटू 1000। ओके, सो ये मिस्टेक अपन ने यहाँ पे की हुई है। दिस मीन्स कि यहाँ पे आपके पास 60 आएगा, तो ऊपर आएगा आपका 12.96 और ये वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 72.075 बाई 60 log ऑफ दिस वैल्यू 0.51 1.675 23.77 आ रहा है आई थिंक। सो दिस वैल्यू इज 23.77 mm में आ रहा है। अब दोनों को ऐड कर दो 12.96, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 36.73, दैट इज अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आएगी आपकी 37 mm। अब देखो अगर आप एक्चुअल फॉर्मूले को देखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था यहाँ पे, सिग्मा नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा अपॉन में सिग्मा नॉट। अब इसमें मैंने देखो यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि भैया यहाँ पे 22 आएगा या 60 आएगा, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि भैया ग्राफ बना लो, आगे वाली डिवाइड में पीछे वाली, आगे वाली डिवाइड में पीछे वाली, करेक्ट आंसर आएगा, कभी भी गलत नहीं करोगे आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आएगा आपका दिस 37 mm। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका सिग्निफिकेंस अपकमिंग एग्जाम में समझ में आएगा। राइट, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें अगला क्वेश्चन ये है आपका वापस से मैग्नीट्यूड के ऊपर।
और अब मैंने यहाँ पे आपको वैल्यूज दे रखी हैं कि भैया द कंप्रेशन कर्व गिवन है आपको, लेट अस सपोज से दिस इज द कंप्रेशन कर्व, वॉइड रेशियो वर्सेस लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व गिवन है। और इस कंप्रेशन कर्व के अंदर आपके पास क्या गिवन है, उसके अंदर आपको दो वैल्यूज गिवन है, एक वॉइड रेशियो की वैल्यू गिवन है और एक आपको इफेक्टिव स्ट्रेसेस की वैल्यूज गिवन है। सो वैल्यूज आर दी गिवन फॉर वॉइड रेशियोस एंड इफेक्टिव स्ट्रेस। तो क्या गिवन है, एक कंप्रेशन कर्व बिटवीन वॉइड रेशियो वर्सेस लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व क्या दिया हुआ है, फॉर ए सर्टेन क्ले सॉइल इज ए स्ट्रेट लाइन ओवर द सेमी लॉग। सेमी लॉग मतलब ये अर्थमेटिक स्केल है, वो लॉग स्केल है। नाउ पॉइंट्स क्या गिवन है कि अगर आपकी वॉइड रेशियो 1.2 हो रही है, इफ द वॉइड रेशियो इज 1.2, आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी दी हुई है, 50 किलो पास्कल। और अगर आपकी वॉइड रेशियो 0.6 से, जो कि कम है उससे, तो आपकी जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो आपकी क्या है, 100 किलो पास्कल। ठीक है, 100 किलो पास्कल है। द कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ द सॉइल, तो सीसी की वैल्यू आपसे पूछी है। सीसी का मतलब क्या होता है, सीसी का मतलब ये होता है इट इज द स्लोप ऑफ ई वर्सेस लॉग इफेक्टिव कर्व या लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व, यही होता है आपका सीसी। इसकी स्लोप चाहिए, मतलब आपको टेन थीटा चाहिए, क्या निकालोगे, टेन थीटा। टेन थीटा अगर मुझे चाहिए तो मैं लिख सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर को क्या लिख सकता हूं, ये वाला गैप, इट इज द ई1 माइनस ई2, ई1 माइनस ई2 डिवाइड में बेस को क्या लिखूंगा, ये वैल्यू किसके अंदर आएगी आपकी, लॉग स्केल पे है ना, तो लॉग ऑफ 800 माइनस लॉग ऑफ 50, लॉग 800 बेस 10 पे है माइनस लॉग ऑफ 50। इसको सॉल्व करो, सीसी निकाल लो 2 डेसिमल प्लेसेस तक। सो ई की वैल्यू आ जाएगी 0.6 और लॉग ए माइनस लॉग बी को क्या लिख सकता हूं, लॉग ए अपॉन में बी लिख सकता हूं ना। सो 800 अपॉन में 50, यह आ जाएगा लॉग 16। लॉग 16 की वैल्यू 1.2 इंटू 0.6, तो सीसी मेरे पास आ रहा है 0.498। तो व्हेन यू सॉल्व दिस, our CC will be comes out to be 0.498। पूछा उसने क्या है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो CC को आप राउंड ऑफ कर सकते हो 0.50। अब मैं इसमें आपसे ये बोल रहा हूं कि मुझे कंप्रेशन इंडेक्स के साथ साथ मुझे एक और चाहिए है, ऑल्सो कैलकुलेट रिकंप्रेशन इंडेक्स। अब कैसे निकालोगे रिकंप्रेशन इंडेक्स, ऑप्शन ही नहीं है गिवन है। तो मैंने आपको कल की एग्जाम्पल बताया था कि सीआर की वैल्यू जनरली कितनी होती है, 1/10 ऑफ सीसी। तो अगर आपको निकालना है सीआर इनडायरेक्टली, तो आपसे सीसी कैलकुलेट करवा लेगा और आपको उसका 1/10 करना है। इसका मतलब सीआर का वैल्यू 0.05 निकल के आएगा। तो सीसी और सीआर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन से भी आपको आइडिया होना चाहिए कि सीसी का सिग्निफिकेंस क्या है और किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर है, ये वाला दोनों क्वेश्चन क्लियर है, पीछे और ये वाला सीसी वाला। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो, अगला न्यूमेरिकल। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपसे बोला गया है कि अब ये देखिए, ये टाइम रेट ऑफ कंसोलिडेशन पे बेस्ड है। ठीक है, तरजागी की जो वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी है उसका टाइम रेट पे ये बेस्ड है। क्या है तरजागी की वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी, तरजागी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन में ये बोल के गए कि अगर आपको टाइम के साथ सेटलमेंट की वैल्यू निकालनी है तो मैं आपको कुछ अजम्पशंस दे रहा हूं और उस अजम्पशंस को यूज करके आपके लिए कुछ मैंने मैथमेटिकल रिलेशंस बना के रखे हैं। वो मैथमेटिकल रिलेशंस क्या हैं, वो मैथमेटिकल रिलेशन निकल के आते हैं आफ्टर सॉल्विंग दी लैप्लास इक्वेशन। लैप्लास इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 मैथमेटिकल उसने रिलेशंस दिए। क्या क्या मैथमेटिकल रिलेशंस दिए, सबसे पहला उसने दिया था कि दिस टीवी इक्वल टू सीवीटी अपॉन में डी स्क्वायर। इसका मतलब टीवी क्या है, यहां पे टीवी इज कॉल्ड दी टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर। और टी यहां पे क्या है, दैट इज दी टाइम रेट या टाइम बोल सकते हो। और डी आपका क्या है यहां पे, दिस इज द ड्रेनेज पाथ, ड्रेनेज पाथ। अब ड्रेनेज पाथ किस तरीके से होता है, मैं कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, ये सॉल्यूशन। सो ड्रेनेज पाथ अगर अपन देखें, मान लो आपके पास एक सॉइल है, लेट अस सपोज से सॉइल जिसके ऊपर मान लो एक ये वाला सीन है, इसके अंदर एक ये है। अब दो फिगर मैंने आपको दे रखे हैं, एक सॉइल के अंदर क्या है कि यहां पे मैंने इसको फर्मली प्लेस करके रखा है, मतलब नीचे भी यहां पे क्या है, हार्ड रॉक है। और इस वाले केस में मैंने क्या करके रखा है, इस सॉइल के ऊपर नीचे मैंने यहां पे सैंड लगा के रखी है, यहां पे भी सैंड लगा के रखी है और यहां पे मैंने सैंड लगा के रखी है। इसकी मान लो मैंने हाइट मान ली h है, इसकी मैंने मान लो हाइट h है।
नाउ ड्रेनेज पाथ का मतलब क्या होता है? ड्रेनेज पाथ का मतलब ये है कि अगर मान लो ये आपका सैंपल ऑफ क्ले है, सैंपल ऑफ क्ले है, तो आपका जो पानी है उसको सबसे ज्यादा लंबा डिस्टेंस कब ट्रेवल करना पड़ेगा? जब वो बाहर निकलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो यहाँ पे बेड रॉक है यहां से तो पानी निकलेगा नहीं। इसका मतलब ये वाला जो पार्टिकल है उसको सबसे ज्यादा लंबा पाथ कौन सा ट्रेवल करना पड़ेगा? टोटल एच। तो इसको बोलते हैं सिंगल ड्रेनेज। तो केस ऑफ सिंगल ड्रेनेज में अगर आपसे ड्रेनेज पाथ पूछा जाए तो सिंगल ड्रेनेज के अंदर आपका जो ड्रेनेज पाथ है, अगर हम इसमें डी को बोलें, दैट इज इक्वल टू एच के बराबर। वहीं पे अगर आपका डबल ड्रेनेज पाथ है, मतलब दोनों तरफ पोरस मीडिया लगा के रखा है या परमेबल मीडिया लगा के रखा है, तो जो सेंटर वाला पार्टिकल है इसको सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो यहां पे जो लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ आएगी डबल ड्रेनेज में वो कितना हो जाएगा? h/2 के बराबर। ये ड्रेनेज पाथ याद रखना, क्योंकि आगे चल के मैंने एक और क्वेश्चन आपको होमवर्क में देना है कि भैया बीच में अगर आपने इसके बीच में यहीं पे सुन लो, अगर मैंने मान लो इसके बीचों बीच एक पतली सी लेयर लगा दी मैंने सैंड की, इसके बीच में पतली सी लेयर मैंने लगा दी, मान लो दिस इज अ सैंड लेयर। अब मुझे ये बताओ कि ड्रेनेज पाथ क्या होगा नीचे वाले का और ऊपर वाले का? कमेंट बॉक्स में बताना कि नीचे वाले के लिए कितनी आएगी और ऊपर वाले का कितना आएगा। ठीक है, नाउ दिस इज द रेंज ऑफ द ड्रेनेज पाथ। इसको बोलते हैं डबल ड्रेनेज, इसको बोलते हैं सिंगल ड्रेनेज। नाउ इसके अलावा आपका सीवी जो है दिस इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो कि आप निकालते हो एम्पेरिकली। सीवी विल बी, अगर आपको चाहिए है तो सीवी की वैल्यू होती है के अपॉन में एम वी गामा डब्ल्यू। आई थिंक ये फॉर्मूला आपको सीवी का याद होगा कि कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का फॉर्मूला क्या है। बेट मेन पॉइंट ये है कि कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन क्या बताता है। तो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन आपको बताता है कि टाइम के साथ कितना उसका सेटलमेंट हो रहा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ सीवी। नाउ दिस टाइम फैक्टर इज द फंक्शन ऑफ डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन और द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन मतलब 60% हो गया है, 60% हो गया, उसका फंक्शन होता है। अगर 60% से कम है तो टीवी की जो एम्पेरिकल वैल्यू है इट इज दी पाई बाई फोर इंटू यू का स्क्वायर, अगर यू की वैल्यू 60 से कम है। और अगर यू की वैल्यू 60 से ज्यादा है देन टीवी विल बी कैलकुलेटेड बाय 1.781 माइनस 0.933 लॉग 100 माइनस यू परसेंटेज। तो इस तरीके से आप टीवी की वैल्यू कैलकुलेट करते हो। अब मेन पॉइंट इसमें एक मैं रूल दे रहा हूं आपको। रूल क्या है? रूल ये है कि अगर आपको डेल्टा एच पता है, स्मॉल डेल्टा एच, अब डेल्टा एच पता है और आपको निकालना है इसका टाइम, तो सबसे पहले आप क्या करो, डेल्टा एच का यूज करके आप क्या निकाल लो? यू की वैल्यू निकाल लो। कैसे? डेल्टा एच अपॉन में अल्टीमेट सेटलमेंट, इसको 100% से मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिल जाएगा? डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन मिल जाएगी। सो डेल्टा एच नोन है, यू की वैल्यू निकाल सकते हो। यू पता है देन आप कैलकुलेट कर सकते हो किसकी वैल्यू? टीवी की। और अगर आपको टीवी मिल गया तो आप क्या निकाल सकते हो? टाइम को यूज कर सकते हो बाय यूजिंग टीवी इक्वल टू सीवीटी अपॉन में डी स्क्वायर। रीजन सी भी आपके लिए सॉइल की प्रॉपर्टी है और ड्रेनेज पाथ भी आपकी सॉइल की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब अगर मुझे टीवी पता है तो मैं किसको निकाल सकता हूं? टी की वैल्यू निकाल सकता हूं। और वही चीज आपको पिछले वाले क्वेश्चन में पूछी गई है। सिमिलरली रिवर्स प्रोसेस भी हो सकता है। रिवर्स प्रोसेस क्या है कि रिवर्स प्रोसेस में अगर आपको टी गिवन है और डेल्टा एच चाहिए है तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले अगर आपको टी गिवन है आप टी को यहां पे रखेंगे, सीवीटी पता है, टीवी की वैल्यू निकाल लीजिए। आप टीवी की वैल्यू निकाल लोगे, इसके बाद टीवी को देखना पड़ेगा अजम्पशन पे कि मेरे यू की वैल्यू 60% से कम है, तो मैं पहले पाई/4 यू स्क्वायर की वैल्यू लगाऊंगा। अगर वो सेटिस्फाई हो रही है इसका मतलब यू सही है, और अगर मेरे को यू पता है तो और अल्टीमेट सेटलमेंट पता है तो मैं क्या निकाल सकता हूं? स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा एच को निकाल सकता हूं। तो ये होता है आपके पास रूल, और इस रूल को जो है वो याद रखना है हमेशा अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कि अगर डेल्टा एच पता है तो टी कैसे निकालोगे, टी पता है तो डेल्टा एच कैसे निकालोगे। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन में बेसिकली आपको क्या दे रखा है? दो आइडेंटिकल सैंपल हैं क्ले के, सेम साइज के हैं, ए और बी। मान लो वही मैंने दो फिगर बनाए हैं, सैंपल गिवन है आपको ए और बी, आर सब्जेक्टेड टू द कंसोलिडेशन टेस्ट अंडर द आइडेंटिकल कंडीशंस। तो मेरे पास दो ऐसे सैंपल है, लेट अस सपोज से सैंपल ए है, लेट अस सपोज से सैंपल बी है, दोनों क्ले सॉइल सैंपल के हैं। तो ये मान लो ए है, ये मान लो बी है। मान लो ये दोनों डबल ड्रेनेज पाथ में है क्योंकि आइडेंटिकल कंडीशन है, तो यहाँ पे भी आपने पोरस मीडियम लगा के रखा है, यहाँ पे भी आपने पोरस मीडियम या स्टोन मीडियम लगा के रखा। ये भी सैंड है, ये भी सैंड है, दोनों की हाइट भी सेम है, लेट अस सपोज से एच। दोनों के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, लेट अस सपोज से ए, क्योंकि उसने क्या बोला है? आइडेंटिकल लोडिंग कंडीशन भी है और बाकी सारी कंडीशन सेम है टेस्ट की भी। ड्रेनेज टेक्स प्लेस फ्रॉम द वन फेस इन द सैंपल नंबर ए एंड थ्रू बोथ द फेस। अब देखो यहां पे उसने ये बोल के रखा है कि भैया जो सैंपल ए है उसमें से सिर्फ यहां से पानी बाहर हो सकता है, लेकिन सैंपल नंबर बी के अंदर जो पानी है वो बाहर हो सकता है कहां से? दोनों फेसेस से। मतलब पानी यहां से भी जा सकता है और पानी यहां से भी जा सकता है। इसका मतलब सैंपल ए जो है वो आपका कैसा है?
सिंगल ड्रेनेज है और सैंपल बी जो है वो आपका क्या है, डबल ड्रेनेज है। सॉइल दोनों की एक ही है, सॉइल दोनों की एक ही है, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन सेम है, और दोनों के अंदर 50% ऑफ डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, मतलब यू की वैल्यू 60 से कम, इसका मतलब दोनों की यू की वैल्यू सेम है। इसका मतलब अगर मुझे टाइम चाहिए है, टीवी को अगर मैं लिखूं, इट इज द सीवीटी अपॉन में डी स्क्वायर, तो जो टीवी है दिस इज द फंक्शन ऑफ यू, इसकी भी यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 50%, इसके लिए भी यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 50%, मतलब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन दोनों की सेम है, मतलब टीवी कांस्टेंट हो गया, सॉइल सेम है तो सीवी कांस्टेंट हो गया। अब क्या वेरी कर रहा है, एक तो ड्रेनेज पाथ इसका क्या होगा एच हो जाएगा, और उसका क्या हो जाएगा एच बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि डबल ड्रेनेज है। तो आपके लिए टी ए निकालना है अगर आपको टीवी नोन है। तो अगले पॉइंट में वही दिया है कि 50% ऑफ कंसोलिडेशन सैंपल ए के लिए 10 मिनट रिक्वायर्ड है, तो उसी डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 50% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के लिए सैंपल बी को कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो वापस से पढ़ लेते हैं। दो आइडेंटिकल सैंपल ए और बी दिए हुए हैं, सेम साइज के हैं, ए एंड बी सब्जेक्टेड टू दी आइडेंटिकल लोडिंग कंडीशन। ड्रेनेज जो है वो ए के एक फेज से जा रहा है, बी के दोनों फेज से जा रहा है। 50% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के लिए ए के लिए अगर टाइम लगता है 10 मिनट, तो आपके जो बी सैंपल है, डबल ड्रेनेज सैंपल है, उसको कितना टाइम लगेगा। इसमें मैं आपको एक छोटा सा रिलेशन दे रहा हूं, आप हमेशा याद रखना क्या, कि जो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, अगर अगर सेम सॉइल है और सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है। क्या बोला, सेम सॉइल है, सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है, आइडेंटिकल लोडिंग कंडीशन है, उसमें आपका डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ड्रेनेज पाथ के। अब लगा दो टी ए इक्वल टू डी ए स्क्वायर अपॉन में टी बी, दैट इज द डी बी स्क्वायर, लिख सकता हूं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, टी वन अपॉन में टी टू इक्वल टू डी वन अपॉन में डी टू का स्क्वायर। नाउ टी ए आपको आई थिंक नोन है, टाइम फॉर दी फर्स्ट रेट, टाइम फॉर दी ए के लिए आपको नोन है कितना है 10 मिनट। सो वी कैन से हियर टाइम फॉर ए इज 10 मिनट, बी का मुझे टाइम चाहिए है, डी ए कितना किया मैंने भैया, अगर इसकी एच हाइट है, इसकी भी एच हाइट है, और ये यहां पे सिंगल ड्रेनेज है, तो ए की तो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी एच के बराबर, लेकिन बी के लिए क्या हो जाएगा ड्रेनेज पाथ एच बाय 2, और इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो अब निकाल लो टीवी की वैल्यू। सो टीवी वैल्यू या टाइम फॉर बी कितना आ जाएगा 1/4 ऑफ टी ए। ये रिलेशन याद रखना हमेशा कि अगर आपको सिंगल ड्रेनेज का टाइम गिवन है सेम लोडिंग कंडीशन में, डबल ड्रेनेज के लिए टाइम उसी डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन में कितना हो जाएगा 1 का 4th, मतलब पहले वाले का 4th, इसका मतलब 10/4, दैट मींस आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2.5 मिनट इज दी राइट आंसर। सो 2.5 मिनट लगेगा आपको डबल ड्रेनेज के अंदर उसी सॉइल को अपने आप को कंसोलिडेट करने के लिए। क्लियर है, आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर है। अभी और क्वेश्चन लेके आऊंगा टाइम रेट के ऊपर, वो जो रूल बनाया है उसके ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी अभी और कंटिन्यू करेंगे हम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, ये आज के लिए आपके काफी हैं क्वेश्चन। अब मेन पॉइंट ये है इसके अंदर कि आपको जो ये पीडीएफ है ये मिलेगी कहां से, तो उसके लिए तुमको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल की मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रखी है, अगर आप ज्वाइन कर लेंगे आप ये के लिए अच्छा रहेगा, इन्फॉर्मेशन मिलते जाएगी, पीडीएफ मिलते जाएंगे, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे। तो आपको सर्च करना है इस चैनल को बाय सिंपली AEC प्लस ऐप वाईटी डिस्कशन चैनल, और डायरेक्टली आप टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो हमारे ज्वाइन हो जाएंगे। पीडीएफ भी वहीं पे मिल जाएगी, जो भी आपको अपकमिंग लेक्चर्स है उसके बारे में भी आपको वहां पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अब आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक, इंस्टा एंड टेलीग्राम के माध्यम से। सो लास्ट पॉइंट की थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इस वीडियो को जितना से जितना लाइक शेयर कर सकें उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लाइक शेयर करेंगे हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छे आपके सामने वीडियोस लेके आएंगे। सो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट सेशन में, टिल देन आप लोग इसको प्रॉपर्ली रिवाइज करते रहें।